उनमें से एक परिवार ऐसा था जो एक कॉम्पिटिटर था और जिसने पापा के बढ़ते करियर को चोट पहुंचाने के लिए अनैतिक तरीके इस्तेमाल किए थे। उनका तरीका ये था कि वे जियांग परिवार के नवजात सबसे छोटे बेटे यानी मुझे किडनैप कर लें। जब मम्मी डिलीवरी के बाद रिकवरी कन्फाइनमेंट में थी तब मुझे खो दिया गया। जिस व्यक्ति ने मुझे किडनैप करने में उनकी मदद की वो उस वक्त जियांग परिवार में काम करने वाली एक मेड थी। उन लोगों ने उस मेड को काफी बड़ी रकम दी थी। वो मेड लालच में आ गई और उसने अंदर से उनकी मदद की जिससे वे मुझे आसानी से किडनैप कर पाए। पर पता नहीं क्यों बाद में उन लोगों ने पापा को धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मुझे सिटी ए से बहुत दूर सिटी बी में लावारिस छोड़ दिया। बाद में पापा ने उन सभी कॉम्पिटिटर्स को कानूनी बिजनेस के तरीकों से हरा दिया। कुछ दिवालिया हो गए, कुछ जेल चले गए। यहां तक कि वो मेड जिसने पैसे लेकर उन लोगों की मदद की थी उसे भी मम्मी पापा ने जेल भिजवा दिया। बस फर्क ये था कि उसका अपराध उतना बड़ा नहीं माना गया, इसलिए उसे कड़ी सजा नहीं मिल सकी। फिर भी जियांग और बाई परिवार ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और उस औरत को 20 साल से ज्यादा जेल में रखा। ये सब सुनने के बाद मैंने माथा सिकोड़ा, तो इसीलिए मम्मी पापा आज खुश नहीं थे। जियांग यी यांग ने आह भरी। मैंने सुना है कि उस मेड की जेल की सजा आज खत्म हो गई है। भले ही हमने उसे 20 साल से ज्यादा जेल में रखा, पर सिर्फ यह सोचकर ही बुरा लगता है कि उसकी वजह से हमने तुम्हें 20 साल से ज्यादा समय के लिए खो दिया। मम्मी और पापा ने जैसे ही सुना कि वो बाहर आ गई है उनका मूड खराब हो गया। तब जाकर मुझे समझ आया कि आज रात घर के अजीब माहौल की वजह वो मेड थी। अगले कुछ दिनों तक मैंने नोटिस किया कि मम्मी का मूड ठीक नहीं था। हालांकि वे अपनी उदासी छिपाने की कोशिश कर रही थीं, पर मैंने देख लिया था। उन्हें खुश करने के लिए वीकेंड पर अपनी छुट्टी के दिन मैंने खुद मम्मी को शॉपिंग पर ले जाने की पहल की। जियांग यी यांग भी साथ आया। हम तीनों खुशी खुशी बाहर निकले। कार में मम्मी ने अपने बगल में बैठे अपने दोनों बेटों को देखा। वे उनकी छोटी सी कोशिश को कैसे नहीं समझती। उन्होंने मन ही मन एक आह भरी। उन्हें लगा था कि उन्होंने अपनी उदासी अच्छे से छिपाई है, पर उनके बेटों को पता चल गया। साथ ही उन्हें गर्व भी महसूस हुआ कि उनके बेटे इतने समझदार हैं। रास्ते में जियांग यी यांग और मैं मम्मी को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और मम्मी भी हमारी कोशिशों को जानकर खुशी खुशी हमारा साथ दे रही थीं। हम पूरे रास्ते हंसते बोलते रहे। जैसे ही मम्मी मॉल में घुसी उनके दिल की बची खुची उदासी भी गायब हो गई। दुकानों में कपड़ों को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। मैंने और वी यांग ने चोरी छिपे एक दूसरे को देखा और हमारे होठों पर मुस्कान आ गई। पर हमारी वो मुस्कान जल्द ही थोड़ी फीकी पड़ गई क्योंकि मम्मी हमें कपड़े ट्राई करने वाले पुतलों टूल की तरह इस्तेमाल करने लगी थीं। लगातार 10 से ज्यादा आउटफिट्स ट्राई करने के बाद मैंने और वी यांग ने बेबसी में एक दूसरे को देखा और एक साथ आह भरी। पर मम्मी की खुशी के लिए हम पुतला बनने को भी तैयार थे। सिर्फ 1 घंटे में मम्मी ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। पीछे चल रहे काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स के हाथों में पहले ही 20 से ज्यादा शॉपिंग बैग्स थे और मम्मी की शॉपिंग तो अभी शुरू ही हुई थी। वे अपने दोनों बेटों को एक दुकान से दूसरी दुकान खींचती रहीं। हमें अंदाजा नहीं था कि मम्मी की शॉपिंग इतनी खतरनाक हो सकती है, पर उन्हें खुश देखने के लिए हमारी शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई। शॉपिंग ने वाकई मम्मी का मूड बदल दिया था। उनकी पुरानी उदासी अब पूरी तरह खत्म हो गई थी। पर मम्मी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपनी सबसे बड़ी खुशी के पल में उनका सामना उस इंसान से होगा जिसे वे सबसे कम देखना चाहती थीं। वो एक औरत थी जिसने बहुत साधारण कपड़े पहने थे और जो बहुत बूढ़ी लग रही थी। उसके बगल में एक फैशनेबल कपड़ों वाला नौजवान था। जियांग यी यांग और मैंने तुरंत मम्मी के इमोशंस में बदलाव महसूस किया। हम दोनों ने उन दो लोगों की ओर देखा। उस साधारण कपड़ों वाली औरत को मैं और वी यांग नहीं जानते थे, पर उसके बगल वाले नौजवान को हम अच्छे से पहचानते थे। सॉन्ग शाओ को देखकर हम दोनों ने माथा सिकोड़ा। यी यांग की आवाज सुनकर मम्मी ने उसकी ओर देखा। उनकी आवाज में एक कड़वाहट थी। क्या वो सॉन्ग शाओ है? मम्मी के इस रूप को देखकर यी यांग चौंक गया, पर उसने सिर हिलाया। हाँ, वही नौजवान सॉन्ग शाओ है। इसी ने बाई ग्रुप में एचएन को परेशान किया था। जैसे ही मम्मी ने सुना कि वो सॉन्ग शाओ है, उनकी नजरों में नफरत और बढ़ गई। हम तीनों का उन पर गौर करना उन दोनों के ध्यान में भी आया। सॉन्ग शाओ ने हमारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी, पर खुद को संभालने के बाद वो उस औरत को वहां से ले जाना चाहता था। पर अगले ही पल उस साधारण कपड़ों वाली औरत ने मम्मी को देखते ही मिसेज जियांग कहकर आवाज दी। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी। जैसे ही मम्मी ने उस औरत के मुंह से अपना नाम सुना, उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और सिर्फ कड़वाहट रह गई। उस औरत और मम्मी के अलावा जियांग यी यांग, मैं और सॉन्ग शाओ, हम तीनों थोड़े उलझन में थे। मम्मी के बर्फीले एक्सप्रेशन को देखकर वी यांग के मन में कुछ बुरा होने का अंदेशा हुआ। मैंने मम्मी के चेहरे को ध्यान से देखा और सोचा कि क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए। सॉन्ग शाओ ने मेरी मम्मी और बाकी सबको देखा, फिर अपने बगल वाली औरत को देखा। मम्मी, क्या आप इन्हें जानती हैं?
जब सॉन्ग शाओ ने उस औरत को मम्मी कहा तो मेरी मम्मी अचानक एक ठंडी हंसी हंसी। वाकई शेर का बच्चा शेर ही होता है और चूहे का बच्चा बिल ही खोदना जानता है। तुम्हारी माँ भी जवान थी तो कोई अच्छी चीज नहीं थी, और उसका बेटा भी वैसा ही निकला। ये शब्द सुनते ही सबके चेहरे के भाव बदल गए। मैंने और वी यांग ने मम्मी का इतना सख्त और कड़वा रूप पहले कभी नहीं देखा था। सॉन्ग शाओ का चेहरा भी बिगड़ गया। मम्मी ने न सिर्फ उसकी माँ को कोसा था बल्कि उसे भी। पर सॉन्ग की माँ मम्मी के इतने सख्त बर्ताव के बावजूद जरा भी नाराज नहीं हुई। इसके बजाय वो मुस्कुराती रही। मिसेज जियांग, बहुत समय बाद मिले, आप कैसी हैं? मम्मी का चेहरा एकदम ठंडा था। उनकी आंखों में घृणा और नफरत भरी थी। मैंने और वी यांग ने एक दूसरे को देखा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी अचानक ऐसी क्यों हो गई हैं। मैंने फिक्र के साथ पूछा, मम्मी क्या आप ठीक हैं? जब मम्मी ने मेरी तरफ देखा तो मम्मी के चेहरे के भाव फिर से बहुत कोमल हो गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरी हथेली को थपथपाया। मैं ठीक हूं बेटा। मैंने मम्मी को देखा। मैं वाकई कहना चाहता था कि वे कहीं से भी ठीक नहीं लग रही थीं। मैं सोच ही रहा था कि क्या मुझे जियांग यियांग के साथ मिलकर मम्मी को यहां से तुरंत ले जाना चाहिए। तभी अचानक सॉन्ग की मम्मी एक कदम आगे बढ़ीं और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। ओ, तो ये छोटे राजकुमार हैं? तुम कितने बड़े हो गए हो। मम्मी ये देखकर बहुत विचलित हो गईं। जैसे ही वो औरत मेरे करीब आई, मम्मी ने तुरंत मुझे अपने पीछे खींच लिया। मम्मी का चेहरा एकदम बर्फीला हो गया। लगभग उसी पल हमारे पीछे चल रहे काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने सॉन्ग की मम्मी को पकड़ लिया। ये देखकर सॉन्ग शाओ चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी माँ को छोड़ो। पर उन लोगों ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। 2 बॉडीगार्ड्स ने उस औरत के हाथ दोनों तरफ से पकड़ लिए और बाकी गार्ड्स ने हमारे और उनके बीच एक घेरा बना लिया। मम्मी को इतना गुस्से में देखकर मैंने उनकी पीठ सहलाई। मम्मी, शांत हो जाइए। अब तक मुझे अंदाजा हो गया था। मैंने बॉडीगार्ड्स की पकड़ में छटपटाती उस औरत को शक भरी नजरों से देखा। क्या ये वही है? मेरी आवाज धीमी थी, पर बगल में खड़ी मम्मी ने इसे साफ सुना। उन्होंने मेरा हाथ कसकर भींच लिया। उनकी आवाज में एक कंपन था। पता नहीं वो गुस्से की वजह से था या उस पुराने डर की वजह से। हाँ, ये वही नैनी है जिसकी वजह से तुम हमसे दूर हुए थे। यह सुनते ही मेरे दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ गईं। जियांग यियांग का चेहरा भी काला पड़ गया। उसकी आंखें नफरत से उस औरत को घूरने लगीं। तो तुम ही वो लालची औरत हो जिसने मेरे छोटे भाई को हमसे छीना था। क्या हुआ? अभी जेल से छूटी नहीं कि फिर से अंदर जाने की जल्दी है? यी यांग की आवाज जम गई थी। सॉन्ग शाओ यह सुनकर दंग रह गया। उसे पता था कि उसकी मां जेल क्यों गई थी, पर उसे कभी अंदाजा नहीं था कि वो मामला मुझसे जुड़ा है। मम्मी के जेल जाने की वजह से उस घर में सॉन्ग शाओ के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ था। भले ही वो औरत घर में ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, पर जब तक वो थी उसका जीवन कम से कम थोड़ा बेहतर था। उसे लगा कि मेरी वजह से उसने बचपन में ही अपनी माँ का साया खो दिया और पिता और छोटे भाई के हाथों प्रताड़ित हुआ। ये सोचते ही उसकी नजरों में मेरे लिए जहर भर गया। वहां हो रहे ड्रामे की वजह से भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग मम्मी और हम सबको देख रहे थे और फिर पकड़े गए उन माँ बेटों को। इस औरत ने क्या किया पता नहीं। शायद इन मैडम को कोई बात बुरी लग गई। बड़ी अमीर दिखती है ना, और ये औरत तो फटेहाल है। भीड़ में कुछ ऐसी बातें होने लगीं जो हमारे खिलाफ जा रही थीं। आमतौर पर लोग गरीबों या कमजोर दिखने वालों के साथ जल्दी हमदर्दी दिखाते हैं। सॉन्ग शाओ ने लोगों की ये फुसफुसाहट सुनी और तुरंत मौके का फायदा उठाया। उसने एक बेचारा सा चेहरा बना लिया। मिसेज जियांग, भले ही मेरी माँ ने कोई गलती की थी, पर उन्होंने अपनी सजा काट ली है। अब आप फिर से उन्हें इस तरह डरा धमका क्यों रही हैं? सॉन्ग शाओ ने बड़ी चालाकी से उस अपराध को छिपा दिया जो उस औरत ने जियांग परिवार के साथ किया था। वो बस हमदर्दी बटोरना चाहता था, पर उसने जियांग यियांग, मुझे और एक रईस खानदान की मालकिन के रूप में मम्मी की ताकत को कम आंकने की गलती कर दी थी। मम्मी कोई साधारण महिला नहीं थी। सॉन्ग शाओ की उन बातों और उसके मासूम दिखने वाले चेहरे की वजह से भीड़ में हमारे खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। ये अमीर लोग बॉडीगार्ड्स लेकर माँ बेटे को तंग कर रहे हैं। दिखने में कितने अच्छे हैं, पर दिल कितना काला है। कपड़ों और चेहरों से किसी को नहीं परखना चाहिए। देखो बॉडीगार्ड्स के हाथों में कितने बैग्स हैं, सब ब्रांडेड हैं। इस समाज का क्या होगा? पैसा है तो कुछ भी करोगे। ये बात एक गंदे से दिखने वाले मोटे आदमी ने कही थी। मुझे उसकी नजरों से बहुत घिन आई। मैं सीधे उस आदमी की तरफ बढ़ा। उसे पहले तो लगा कि मैं बस उसके पास से गुजर रहा हूं, पर जब मैं उसके ठीक सामने खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा तो वो ठिठक गया। उसे लगा कि इतनी भीड़ में मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। पर अगले ही पल मैंने बॉडीगार्ड से कहा, इसे एक थप्पड़ मारो। गार्ड ने बिना देर किए पूरी ताकत से उस मोटे आदमी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। वह आदमी सन्न रह गया और भीड़ भी। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि वहां सन्नाटा छा गया।
मैंने सुकून से सिर हिलाया, जेब से 500 रुपये निकाले और उसके चेहरे पर दे मारे। तुम्हारी बातों से बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए मेरे गार्ड ने तुम्हें हाथ लगाया। ये पैसे तुम्हारे हर जाने के लिए हैं, रख लो। इतना कहकर मैं मम्मी के पास लौट आया। यी यांग ने चोरी छिपे मुझे थम्स अप दिया। वो मोटा आदमी अपना गाल पकड़े जमीन पर गिरे उन नोटों को देखने लगा। एक थप्पड़ के बदले 500 रुपये, उसके लिए ये सौदा बुरा नहीं था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर सब हैरान रह गए। उसे अपने चेहरे पर छपे हाथ के निशान की कोई परवाह नहीं थी। उसने बड़ी खुशी खुशी जमीन से वो लाल नोट उठा लिया। आसपास के लोग ये देखकर दंग रह गए, पर सच तो ये है कि अगर ये उनके साथ हुआ होता तो वे भी इसके लिए तैयार होते। उस मोटे आदमी से निपटकर और लोगों का ध्यान भटकाने के बाद मैंने अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान के साथ सॉन्ग शाओ की ओर देखा। सॉन्ग शाओ, जरूरी तथ्यों को छिपाने की कोशिश मत करो। तुमने अभी अभी खुद माना कि तुम्हारी माँ ने कुछ गलत किया था, है ना? सॉन्ग शाओ सन्न रह गया। वो लगभग भूल ही गया था कि वो अभी बेचारा बनने का नाटक कर रहा था। उसने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। हाँ, मेरी माँ गलत थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने उसे बीच में ही काट दिया। तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारी माँ ने आखिर गलत क्या किया था? मेरे इस एक सवाल ने सॉन्ग शाओ का चेहरा पीला कर दिया। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ने लगीं। वो हकलाने लगा। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो लोग अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वे भी अब सच जानने के लिए उत्सुक हो गए। मैंने एक ठंडी नजर उन पर डाली। बोल नहीं पा रहे? तो चलो, मैं तुम्हारी तरफ से बोल देता हूं। मेरी आवाज धीरे धीरे गूंजी। सॉन्ग शाओ ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर एक बॉडीगार्ड ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये औरत जिसे मेरे परिवार के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा हुआ है, अभी अभी जेल से छूटी है। और इसे जेल इसलिए भेजा गया था क्योंकि इसने मेरे पिता के एक कॉम्पिटिटर से पैसे लेकर मुझे तब अगवा करवा दिया था जब मैं छोटा बच्चा था। उन लोगों ने मुझे ले जाने के बाद एक सुनसान गली के कोने में लावारिस छोड़ दिया था। अगर एक दयालु बूढ़ी औरत ने मुझे सहारा न दिया होता तो मुझे डर है कि मैं आज यहां आकर मैं रुक गया। मैंने एक बहुत ही दुखी एक्सप्रेशन दिया। वो एकदम सही मौका था। मेरे शब्दों का असर लोगों पर साफ दिखने लगा। वहां मौजूद कई महिलाओं की आंखें भर आईं और उन महिलाओं ने अपनी नफरत भरी नजरें उस औरत मदर सॉन्ग पर टिका दीं। आजकल कोई भी इंसान बच्चों के तस्करों, ह्यूमन ट्रैफिकर्स को बर्दाश्त नहीं करता। घिनौनी औरत। और मैं अभी फालतू में इस माँ बेटे के लिए बुरा महसूस कर रही थी। थोड़े से पैसों के लिए ऐसा घटिया काम करना इसकी किस्मत ही खराब थी। इसे तो मर जाना चाहिए। भीड़ से एक के बाद एक आवाजें आने लगीं, जैसे वे सब मिलकर मदर सॉन्ग और सॉन्ग शाओ को शर्मिंदगी के खंभे से बांध देना चाहते हों। सॉन्ग शाओ ने पूरी ताकत से छटपटाने की कोशिश की, कुछ कहना चाहा, पर गार्ड्स की पकड़ के सामने वो बेबस था। मम्मी भी आगे बढ़ीं, उनकी आंखें भी थोड़ी नम थीं। ये मेरी ही बेवकूफ़ी थी। मुझे लगा था कि ये औरत एक ईमानदार इंसान है, इसलिए मैंने इसे अपने घर में नैनी के तौर पर रखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे एक पल के नरम दिल की वजह से मेरा बेटा मुझसे 20 साल तक दूर रहेगा। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। जैसे ही सबने सुना कि ये औरत मम्मी की नैनी थी, उनकी नज़रों में उसके लिए नफरत और बढ़ गई। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया, हटो यहां से हटो। यह माँ बेटा इसी के लायक हैं। हम दूसरों के मामले में क्यों पड़ रहे हैं? और इस तरह जो भीड़ तमाशा देखने जुटी थी, वो तुरंत तितर बितर हो गई। ठीक उसी समय मॉल का मैनेजर अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ वहां पहुंचा। ये पक्का करने के बाद कि हम तीनों को कोई चोट नहीं आई है, मैनेजर ने राहत की सांस ली। उसने मदर सॉन्ग और सॉन्ग शाओ को नापसंदगी से देखा और गार्ड से उन्हें बाहर फिंकवाने ही वाला था कि जियांग यियांग अचानक बोल पड़ा, रुको, इन्हें ऑफिस ले चलो। इतना कहकर वियांग, मैं और मम्मी सीधे मैनेजर के ऑफिस की तरफ चल दिए। उन्होंने सबके सामने हमारे नाम पर कीचड़ उछाला था। अब इस हिसाब को ठीक से बराबर करने का वक्त था। मदर सॉन्ग घबरा गई और भागना चाहती थी, पर जियांग परिवार के बॉडीगार्ड से पार पाना नामुमकिन था। वे उसे खींचते हुए ऑफिस ले गए। मम्मी ने अपनी पुरानी गरिमा के साथ सामने रखा चाय का कप उठाया और एक चुस्की ली। उनका गुस्सा अब पूरी तरह शांत लग रहा था। यियांग और मैं मम्मी के दोनों तरफ बैठ गए। हम तीनों ने सामने खड़े उन दो लोगों की ओर न देखने का फैसला किया। सॉन्ग शाओ का चेहरा बहुत खराब दिख रहा था। इसके विपरीत उसके बगल में खड़ी उसकी माँ शुरू के डर के बाद अब मुस्कुरा रही थी। मिसेज जियांग, आपने अभी अपना गुस्सा निकाल लिया है, तो अब कृपया मुझसे और नाराज न हो। मैंने और यियांग ने हैरानी से उसे देखा। उन्हें अभी उसकी हरकतें बहुत अजीब लग रही थीं। मदर सॉन्ग मम्मी की चापलूसी करने की कोशिश कर रही थी। जब अभी सॉन्ग शाओ बाहर बेचारा बनने का नाटक कर रहा था, तब उसकी माँ ने उसके बचाव में एक शब्द नहीं कहा था। शुरू से आखिर तक वो चुप रही, बस सॉन्ग शाओ को अपनी नौटंकी करने दी। अब जब उसे यहां लाया गया तो वो मुस्कुराकर मम्मी की खुशामद कर रही थी। यह सामान्य नहीं था, बिल्कुल भी सामान्य नहीं था।
सॉन्ग शाओ ने भी अपनी माँ का ये बदला हुआ रूप देखा और उसे यकीन नहीं हुआ। मम्मी, पर उसकी माँ ने उसकी आवाज़ अनसुनी कर दी और लगातार मम्मी की ओर देखती रही, जो बिना कुछ बोले अपनी चाय पी रही थीं। ये देखकर कि मम्मी कोई रिएक्शन नहीं दे रही हैं, उस औरत की नज़र मुझ पर पड़ी। अचानक, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सीधे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। छोटे मालिक, मुझसे हजारों लाखों गलतियां हुईं। यह सब मेरी ही भूल है। जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होता, आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं। जैसे उसे लगा हो कि इतना काफी नहीं है, उसने सॉन्ग शाओ के विरोध को नजरअंदाज किया और उसे भी झटके से नीचे खींच लिया, जिससे वो भी मेरे सामने घुटनों के बल आ गिरा। ऑफिस में उनके घुटने टेकने की आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। सॉन्ग शाओ को इतना दर्द हुआ कि उसके माथे पर पसीना आ गया, पर वो जिद में अपनी चीख दबा गया। उसे लगा कि मेरे सामने वो पहले ही काफी शर्मिंदा हो चुका है, इसलिए वो अपनी बची खुची गरिमा डिग्निटी बचाना चाहता था। पर जाहिर है, उसकी माँ ऐसा नहीं सोचती थी। ये सब देखकर मैं खामोश रहा। मदर सॉन्ग ने सॉन्ग शाओ का सिर नीचे झुकाया और मुझे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी। मम्मी ने शांति से अपना चाय का कप नीचे रखा और उस चापलूस औरत को ठंडी नजरों से देखा। तुम्हारा जो भी मकसद है, सीधे सीधे कह दो। ये फालतू की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही उस औरत की आंखों की गहराई में लालच की एक चमक कौंधी। वो धीरे से बोली, मिसेस जियांग, क्या मैं फिर से जियांग परिवार में नैनी का काम करने वापस आ सकती हूँ? जैसे ही उसने ये कहा, वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर उस औरत को अपनी बात में कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वो अपनी धुन में बोलती रही, अब आपकी और मिस्टर जियांग की हैसियत पहले जैसी नहीं रही। इतना बड़ा परिवार और इतना बड़ा बिजनेस, और वैसे भी 20 साल बीत चुके हैं, तो सैलरी तो पक्का बढ़नी ही चाहिए। जहां तक सुविधाओं की बात है और ट्रीटमेंट के लिए, आप मुझे वही दे सकती हैं जो आपको ठीक लगे। रहने के लिए बस एक छोटा सा कमरा दे दीजिएगा। मदर सॉन्ग के बोलने के बाद ऑफिस में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। यहां तक कि सॉन्ग जियो भी अपनी माँ को हैरानी से देखने लगा। उसकी नजरों से लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, माँ, आप किस दुनिया के सपने देख रही हैं? फिर भी मदर सॉन्ग ने ध्यान नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी। ओह, सही कहा। मैं शायद अपने पति, बेटे और सास को भी अपने साथ रहने के लिए ले आऊं। कमरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जहां तक खाने की बात है, हमारे पूरे परिवार को खिलाना बहुत आसान है। आपका बचा खुचा खाना भी काफी होगा। पे हाइक, बेनिफिट्स, रहने की जगह और खाना। जब बात बेशर्मी, थिक स्किन्ड की आती है, तो मुझे लगता है मदर सॉन्ग नंबर 1 होने की हकदार हैं। मदर सॉन्ग को भविष्य के हसीन सपने बुनते देख मैंने अपना सिर हिला दिया। आज वाकई मेरी आंखें खुल गईं। मैंने जीवित प्राणियों की विविधता देख ली थी। इस पल मेरी नज़र सॉन्ग जियो पर पड़ी। उसमें दया की एक झलक थी। मेरी नज़रों को महसूस कर सॉन्ग जियो को अपने गालों पर जलन महसूस हुई। उसने मदर सॉन्ग को उठाया, जो अभी भी भविष्य के सपने देख रही थीं, और ऑफिस से निकलने का इरादा किया। खींचे जाने पर मदर सॉन्ग लड़खड़ा गईं। वह लगभग गिर ही गई थीं और तुरंत नाराज हो गईं। उन्होंने सॉन्ग जियो के हाथ पर थप्पड़ मारा। तुम बदतमीज लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? सॉन्ग जियो ने अपने होंठ भींच लिए। खुद को और शर्मिंदा करना बंद करो, मेरे साथ चलो। ये सुनकर कि उन्हें जाना होगा, मदर सॉन्ग ने मना कर दिया। उन्होंने सॉन्ग जियो से अपना हाथ जोर से छुड़ा लिया। मैं नहीं जा रही हूं। जरूरी काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हम कहाँ जा रहे हैं? बोलने के बाद मदर सॉन्ग मुड़ी, अभी भी वही चापलूसी भरी मुस्कान पहने हुए। लेकिन इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल पाती, पीछे से सॉन्ग जियो की ठंडी और मजाकिया आवाज आई। आप किस दुनिया के सपने देख रही हैं? माँ, आपने जियांग चेन को खोने में किसी की मदद की थी। ये पहले से ही एक आशीर्वाद है कि जियांग परिवार आपके पीछे नहीं आ रहा है, और अभी भी आप में इतनी हिम्मत है कि आप जियांग परिवार के लिए काम पर वापस जाना चाहती हैं। क्या आप पागल हैं? सॉन्ग जियो के शब्द कड़वे थे, लेकिन वे सच थे। हालांकि मदर सॉन्ग 20 साल तक जेल में रही थीं, लेकिन जियांग परिवार की नज़रों में ये सज़ा उनके अपराध को मिटाने के लिए काफ़ी नहीं थी। नतीजतन मदर सॉन्ग, जो ये नहीं जानती थीं, अभी भी सोचती थीं कि 20 साल जेल में बिताने के बाद उन्होंने अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया है। वो जियांग परिवार के लिए काम पर वापस जाना चाहती थीं, और इतनी सारी अनुचित मांगे भी कर रही थीं। ये वाकई ख्याली पुलाव, विशफुल थिंकिंग था। मदर सॉन्ग की मुस्कान उनके चेहरे पर जम गई। उन्होंने पहले सॉन्ग जियो को घूरा, फिर मेरी माँ की तरफ चापलूसी से देखा। मिसेज जियांग, मैं जानती हूँ आप दयालु हैं। आप निश्चित रूप से चाहती होंगी कि आपका बेटा, मेरा बेटा सही कह रहा है। हमारा जियांग परिवार एक ऐसे अपराधी को क्यों स्वीकार करे जिसकी वजह से मेरा बेटा खो गया था? मदर सॉन्ग के चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह से बिखर गई, जैसे कोई खूबसूरत सपना टूट गया हो। उन्होंने मेरी माँ को अविश्वास से देखा। काफी देर बाद मदर सॉन्ग के हाव भाव भयानक होने लगे। आपका जियांग परिवार इतना अमीर है, मुझ जैसी नैनी को काम पर रखने में क्या बड़ी बात है?
मदर सॉन्ग की इन बेशर्मी भरी बातों से वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। मदर सॉन्ग को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इसके अलावा आपके जियांग परिवार का बेटा तो पहले ही मिल चुका है ना? मैं देख रही हूं कि उसका कोई हाथ या पैर गायब नहीं है। वो साफ तौर पे ठीक है। तो आप इतनी छोटी सोच क्यों रख रही हैं? जैसे ही उन्होंने ये कहा, ऑफिस का माहौल तुरंत बर्फीला हो गया। मम्मी का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। जियांग यांग के हाव भाव भी अविश्वसनीय रूप से ठंडे हो गए। यहां तक कि ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड्स भी अब मदर सॉन्ग और सॉन्ग जियो को खूंखार नजरों से देख रहे थे। सॉन्ग जियो डर के मारे मदर सॉन्ग के पीछे हट गया। उसे डर था कि वे बॉडीगार्ड्स कहीं उसे मुक्का न मार दें। बस हाँ या ना कहिए। जैसे ही आप मान जाएंगी, मैं आज रात ही शिफ्ट हो जाऊंगी। मदर सॉन्ग की बेशर्मी ने एक बार फिर वहां मौजूद सभी के विश्व दृष्टिकोण वर्ल्ड व्यू को चकनाचूर कर दिया। मदर सॉन्ग की ओर उनकी नजरों में गहरी नफरत थी। जियांग यांग और मैंने दोनों ने मम्मी की तरफ देखा। हमने देखा कि मम्मी ने शालीनता से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो डार्लिंग। दूसरी तरफ से पापा की आवाज आई। हनी, क्या हुआ डार्लिंग? मम्मी ने कहा, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। मैं अभी भी उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकती जिसने हमें अपने बेटे को खोने पर मजबूर किया। इसलिए किसी से कहकर ये खबर फैला दो। आज से हमारी किसी भी सहायक कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी में सॉन्ग सरनेम वाले किसी भी व्यक्ति का जॉब एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं चाहती हूं कि वे सिटी ए में जीवित न रह सकें। दूसरी तरफ पापा एक पल के लिए दंग रह गए, फिर तुरंत बोले, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी प्यारी पत्नी जो कहेगी वही होगा। वे तुरंत इस पर काम शुरू कर देंगे। फोन काटते हुए मम्मी मदर सॉन्ग को देखकर चमकते हुए मुस्कुराईं। मुझे खेद है, लेकिन हमारा जियांग परिवार कभी भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा जिसका दिल इतना बुरा हो। आप वैसी ही हैं और वैसा ही आपका परिवार है। बोलने के बाद मम्मी ने अपना फोन रख दिया। अपने बगल में अपने दोनों बेटों की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराईं। चलो चलते हैं, घर चलते हैं। जियांग यांग और मैंने सिर हिलाया, खड़े हुए और मम्मी के दोनों तरफ होकर ऑफिस से बाहर निकल गए। मदर सॉन्ग आखिरकार होश में आईं। उनके चेहरे के हाव भाव अविश्वसनीय रूप से भयानक और डरावने हो गए। उनकी आंखों में डर की एक छिपी हुई झलक भी थी। जियांग परिवार के लिए काम पर वापस जाने की उनकी इस ढिठाई की एक वजह ये थी कि वो उस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहती थीं, जो जियांग घर में काफी सम्मानजनक और अच्छी सैलरी वाली थी। दूसरा, ये फादर सॉन्ग के दबाव के कारण था। वो 20 साल तक जेल में रही थीं। जब वो बाहर आईं तो वो बूढ़ी और बदसूरत हो चुकी थीं। अगर उस घर में उनके शोषण की कोई वैल्यू नहीं रह गई तो उनके पति निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बाहर निकाल देंगे। तब तक न केवल वो बेरोजगार होंगी बल्कि वो अपना परिवार भी खो देंगी। क्या ये दुखद नहीं होगा? नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने सिर्फ एक छोटी सी गलती की थी। आप ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा मैं पहले ही इतने सालों तक जेल में रह चुकी हूं। आपका गुस्सा अब तक शांत हो जाना चाहिए था। आप मुझे माफ क्यों नहीं कर सकती? आपका जियांग परिवार बड़ा और प्रभावशाली है। मुझ जैसी नैनी को काम पर रखने में क्या बड़ी बात है? हमारे एक और परिवार को पालने में क्या बड़ी बात है? मैं जियांग परिवार में वापस जाना चाहती हूं। मैं फिर से नैनी बनना चाहती हूं। मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। मैं नहीं खो सकती। ये कहते हुए मदर सॉन्ग पागलों की तरह हम तीनों की ओर झपटी। लेकिन ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड्स के होते हुए मदर सॉन्ग हमारे सिर का एक बाल भी नहीं छू सकी। उन्हें बॉडीगार्ड्स ने धक्का देकर दूर कर दिया और मैनेजर ने ये सब देखते हुए चुपचाप पुलिस को फोन कर दिया। बहुत जल्द मदर सॉन्ग को सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ले गई। सॉन्ग जियो के पास साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मदर सॉन्ग को बाहर निकालने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मदर सॉन्ग ने मेरी मम्मी और बाकी सबके सामने तो हंगामा करने की हिम्मत की, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक न चली। पुलिस स्टेशन से सॉन्ग शाओ द्वारा बाहर लाए जाने के बाद वो चुपचाप उसके पीछे पीछे घर चली गई। एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग में सॉन्ग शाओ अपनी मां को लेकर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उनके पैरों के पास एक वाइन की बोतल आकर फूटी। कांच के टुकड़े चारों ओर फैल गए, जिससे सॉन्ग शाओ और उसकी मां की पिंडलियों पर कट लग गए। ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन दोनों में से किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उस तंग लिविंग रूम में शराब के नशे में धुत एक आदमी अपनी खूंखार नजरों से दरवाजे पर खड़े माँ बेटे को घूर रहा था। कहाँ मर गई थी तुम जो इतनी देर से घर आ रही हो? क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? उस आदमी की आवाज सुनकर दोनों का शरीर कांप उठा। मदर सॉन्ग ने एक बनावटी चापलूसी भरी मुस्कान दी। डार्लिंग, गुस्सा मत हो, मैं अभी खाना बनाने जाती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से छोटी सी रसोई में चली गई। जूते बदलने के बाद सॉन्ग शाओ सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से फादर सॉन्ग की आवाज आई। सॉन्ग शाओ, वहीं रुक जाओ। सॉन्ग शाओ एक सेकंड के लिए ठिठका। उसने मुड़कर फादर सॉन्ग की तरफ देखा। पापा, क्या कोई बात है? फादर सॉन्ग लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़े।
सॉन्ग शाओ अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया। उसका हाथ पीठ पीछे दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़े हुए था। ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो तुरंत कमरे के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेगा। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे कुछ पैसे दो। जैसे ही उसने फादर सॉन्ग को फिर से पैसे मांगते सुना, सॉन्ग शाओ का चेहरा दर्द से भर गया। क्या मैंने कल ही आपको 1000 रुपये नहीं दिए थे? फादर सॉन्ग की आंखों में एक पल के लिए अपराधबोध गिल्ट दिखा, पर उसकी जगह तुरंत गुस्से ने ले ली। मैंने कहा पैसे दो तो बस दे दो, फालतू बहस मत करो। सॉन्ग शाओ ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर फादर सॉन्ग का चेहरा बहुत खराब हो गया। उसने सॉन्ग शाओ को इतनी गौर से घूरा कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराहट में थूक निकला। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल को और कसकर पकड़ने लगा, पर तभी फादर सॉन्ग ने अपनी नजर घुमाई और सॉन्ग शाओ के ब्रीफकेस पर टिका दी। उसने ब्रीफकेस छीन लिया और उसे खंगालने लगा। सॉन्ग शाओ का चेहरा अचानक बदल गया। अब वो डर नहीं रहा था। वो अपना ब्रीफकेस वापस छीनने के लिए आगे झपटा। उस ब्रीफकेस में नकद पैसे कैश थे, जिन्हें उसने आज अपनी मां के लिए कुछ खरीदने के लिए रखा था, क्योंकि उसे अपनी मां के लिए बुरा लग रहा था कि वे 20 साल से ज्यादा जेल जैसी जगह में रहीं। वो खास तौर पर आज अपनी मां को मॉल घुमाने और उनकी पसंद की चीजें दिलाने ले गया था, पर उसे क्या पता था कि कुछ खरीदने से पहले ही उसका सामना जियांग चेन और बाकी सबसे हो जाएगा। उस पूरे हंगामे के बाद न तो मां और न ही बेटे का शॉपिंग का मूड बचा था, इसीलिए वे घर लौट आए। सॉन्ग शाओ जानता था कि अगर उसके पिता ने ब्रीफकेस में कैश देख लिया तो वे सब ले लेंगे। इतना ही नहीं, उसे शायद पिता से मार भी खानी पड़ेगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने और तेजी से ब्रीफकेस छीनने की कोशिश की। पिछले कई सालों से शराब ने फादर सॉन्ग के शरीर को खोखला कर दिया था। माँ बेटे के आने से पहले भी उसने काफी शराब पी रखी थी। वो पहले से ही नशे में था, इसलिए वो जवान बेटे का मुकाबला नहीं कर पाया। एक हल्की सी लड़खड़ाहट के साथ ब्रीफकेस सॉन्ग शाओ के हाथ में वापस आ गया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से फादर सॉन्ग सीधे जमीन पर गिर पड़े। पिता का गिरना कोई मामूली नहीं था। वे काफी देर तक उठ नहीं पाए और जमीन पर ही आह ऊह करते हुए कराहने लगे। शोर सुनकर मदर सॉन्ग रसोई से भागती हुई बाहर आईं। पिता को जमीन पर और बेटे को पास खड़ा देख वे भी गुस्से से भर गईं। उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ पलटा, स्पैचुला घुमाया और उससे सॉन्ग शाओ को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। वे मारते हुए उसे कोस रही थीं। तेरे बाप गिर गए हैं, तुझे दिखता नहीं? पत्थर दिल इंसान। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर जमीन पर गिरे पिता को उठाने में मदद की। जैसे ही फादर सॉन्ग खड़े हुए, उन्होंने मां को धक्का देकर दूर कर दिया। उनका हाथ अनजाने में अपनी बेल्ट की तरफ गया। सॉन्ग शाओ ने उनकी ये हरकत देख ली। डर के मारे वो भागने के लिए मुड़ा, पर मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। मां का चेहरा बहुत डरावना और खूंखार लग रहा था। तेरे बाप तुझे मारना चाहते हैं और तेरी भागने की हिम्मत हुई? वापस आ यहां। सॉन्ग शाओ ने यकीन न कर पाने वाली नजरों से अपनी मां को देखा। पिता को करीब आते देख वो अपनी मां पर चिल्लाया, क्या आप वाकई मेरी सगी मां हैं? जियांग चेन की सगी मां को देखो, जो कुछ होने पर अपने बच्चे को बचाना जानती है। और आप? मदर सॉन्ग का चेहरा जियांग चेन का नाम सुनकर थोड़ा नरम हुआ, पर तुरंत ही वो एक तंज भरी नजर में बदल गया। वह जियांग परिवार का छोटा मालिक है। और तू क्या है? तू सिर्फ इस गंदगी भरे कीचड़ में रहने के लायक है। तेरी उससे क्या तुलना? अगर तू उसके जैसा बन पाता तो मैं भी तुझे पलकों पर बिठाती। अगर नहीं बन सकता तो अपनी किस्मत स्वीकार कर ले। सॉन्ग शाओ वहीं जम गया और अपनी मां को खाली नजरों से देखने लगा। उसने सोचा था कि मां के जेल से आने के बाद वो अब अकेला नहीं रहेगा, पर उसे क्या पता था कि मां इस घर में रहने के लिए न केवल पिता के अत्याचार और मांगों को नजरअंदाज करेंगी, बल्कि उसमें उनकी मदद भी करेंगी। और मां के पकड़ने की वजह से पिता उन दोनों के पास पहुंच चुके थे। मां ने चापलूसी भरे अंदाज में पिता से कहा, डार्लिंग, मैंने इसे पकड़ लिया है, अब आप इसे जितना चाहें उतना मार सकते हैं। ये देखकर पिता ने मां को चिढ़कर देखा, फिर अपना हाथ उठाया और सॉन्ग शाओ के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। उनके हाथ में मौजूद लेदर बेल्ट हवा में 2 बार लहराई, जिससे हवा चीरने वाली सूं-सूं की आवाज आई। सॉन्ग शाओ का शरीर कांप उठा। उसका गाल बुरी तरह जल रहा था। उस दर्द ने उसे काफी हद तक शांत कर दिया। उसकी खून जैसी लाल आंखें पिता की हरकतों को घूरने लगीं। जैसे ही उन्होंने बेल्ट से मारने के लिए हाथ उठाया, वो अचानक बोला, बॉस फैंग, आज रात मुझसे मिलना चाहती हैं। अगर हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। उसके बोलते ही लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। पिता का हाथ, जिसने बेल्ट पकड़ी थी, धीरे धीरे नीचे हो गया। बॉस फेंग एक अमीर महिला थीं, जिनसे सॉन्ग शाओ ने हाल ही में संपर्क बनाया था। वे बहुत उदार थीं और उसे काफी पसंद करती थीं। पिछले कुछ समय से सॉन्ग परिवार जो ठीक ठाक जिंदगी जी पा रहा था, वो बॉस फेंग की उदारता की वजह से ही था। अगर सॉन्ग शाओ उनकी नजरों से गिर गया तो उनके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। सॉन्ग शाओ को इस वक्त पीटना सुकून तो देता,
लेकिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को खोना फायदे का सौदा नहीं था। पर फादर सोंग जियो की बातों से बुरी तरह तिलमिला गए थे। उनका गुस्सा उफान मार रहा था और निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे वे बुरी तरह कुंठित महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी खूंखार नजरें मदर सोंग की ओर घुमा दी। फादर सोंग की नजरों के नीचे मदर सोंग थरथर कांपने लगी। सोंग जियो ने तुरंत उनका हाथ छोड़ दिया। ये देखकर सोंग जियो को अब अपने कमरे में वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने कांपते हाथों से अपने ब्रीफकेस से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट सुलझाई और कश लेने लगा। धुएं के छल्लों के बीच से उसने देखा कि कैसे उसके पिता ने बेरहमी से उसकी मां के बाल पकड़े और उन्हें एक तरफ घसीटा। वो बेल्ट जो सोंग जियो को लगनी थी अब बार बार मदर सोंग पर बरस रही थी। मदर सोंग लगातार चीख रही थीं। उनकी नजरें पास ही शांति से सिगरेट पी रहे सोंग जियो पर पड़ीं। उन्होंने हाथ फैलाकर भीख मांगी, अहो मुझे बचा ले। सोंग जियो ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। बिना एक शब्द बोले उसने उन्हें नहीं बचाया। जब मदर सोंग ने देखा कि उनका बेटा उन्हें नहीं बचा रहा तो उनके मुंह से निकलने वाली मिन्नतें गालियों में बदल गईं। दर्द की लहरों के साथ उनकी गालियां और भी भद्दी होती गईं। सोंग जियो को अब कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अपनी मां के लिए उसके मन में जो उम्मीद की आखिरी किरण बची थी वो तब बुझ गई जब उसने सुना कि वो सिर्फ एक कीचड़ के गड्ढे में रहने के लायक है। तुम सिर्फ कीचड़ के गड्ढे में रहने के लायक हो और तुम एक मां भी हो, सोंग जियो ने बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया, जिसे सिर्फ वही सुन सकता था। दूसरी तरफ मैं, मम्मी और मेरा दूसरा भाई जियांग परिवार के घर लौट आए। मम्मी ने तुरंत तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और अपने कमरे में चली गईं। जियांग यांग और मैंने मम्मी को ऊपर जाते देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखा और सीधे मेरे कमरे में चले गए। कमरे में घुसते ही जियांग यांग सोफे पर धप से बैठ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सोंग जियो वाकई उस औरत का बेटा है। उसे शायद वो सब याद आ रहा था जो सोंग जियो ने मेरे साथ पहले किया था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो, पूरी तरह से घृणा। मैंने सिर हिलाया। मैं भी सोच में डूबा था। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि मेरा और सोंग जियो का ऐसा कोई पुराना नाता होगा। जियांग यांग ठंडी आवाज में बोला, ये माँ बेटा वाकई कुछ और ही हैं। माँ ने बचपन में तुम्हें गायब करने के लिए पैसे लिए और बड़ा होने पर सोंग जियो तुम्हें तंग करता है। क्या मनहूस नाता है। मैंने जियांग यांग का गुस्से से भरा चेहरा देखा और उसके पास गया। अब और नाराज मत हो, मैं अब अपनी रक्षा कर सकता हूं। जब मैं छोटा था तब मुझमें चाहत तो थी पर ताकत नहीं, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, वे मुझे अब और नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जियांग यांग ने मुझे देखा, उसके भाव काफी कोमल हो गए। उसने हाथ बढ़ाकर अपने छोटे भाई के बाल बिखेर दिए। सही कहा, वैसे भी तुम्हारे पास हम सब हैं, हम किसी को भी तुम्हें दोबारा तंग नहीं करने देंगे। मैंने सिर हिलाया। तो क्या हमें मम्मी को खुश करने का कोई तरीका सोचना चाहिए? उनका मूड वाकई बहुत खराब लग रहा है। जियांग यांग मम्मी के बारे में सोचने लगा। उसके माथे पर बल पड़ गए। मम्मी उस घटिया माँ बेटे से काफी परेशान होंगी। हमें वाकई उन्हें दिलासा देने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। पर जैसे ही दोनों भाई मम्मी को खुश करने का तरीका सोच रहे थे, पापा और जियांग वानरू कंपनी से भागते हुए घर पहुंचे। बॉडीगार्ड्स के जरिए उन्हें मॉल में हुई घटना का पता चल चुका था। भले ही मम्मी और हम दोनों भाइयों को कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी पापा और वानरू गुस्से से आग बबूला थे। पापा घर आते ही सीधे अपने और मम्मी के बेडरूम में चले गए, शायद अपनी प्यारी पत्नी को संभालने। जहां तक जियांग वानरू की बात है, वो मेरे कमरे में आई। अंदर हम दोनों भाइयों को बात करते सुन उसने राहत की सांस ली। खटखट। वानरू ने दरवाजा खटखटाया। अचेन, मैं हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अगले ही पल मैंने खुद दरवाजा खोला। दीदी, आप इस वक्त वापस? अंदर आइए। वानरू कमरे में आई। उसने अपनी आंखों से अपने दोनों छोटे भाइयों को स्कैन किया और जब पक्का हो गया कि किसी को चोट नहीं लगी है तो एक और राहत की सांस ली। फिर वानरू का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। क्या तुम दोनों का सामना मॉल में उस औरत से हुआ? ये सुनकर जियांग यांग और मुझे समझ आ गया कि वो किसकी बात कर रही है। हमने सिर हिलाया। हाँ, और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि उस औरत का बेटा कौन है। ये सुनकर वानरू ने अपनी भौहें उठाईं और जियांग यांग की तरफ एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। कौन है? इस सवाल पर जियांग यांग का चेहरा फिर से बिगड़ गया। उसे लगा शायद वानरू को याद न हो, इसलिए उसने जोड़ा, वही लड़का जो कंपनी में अचेन को परेशान करता था, सोंग जियो। ये सुनकर वानरू भी दंग रह गई। सोंग जियो? वो उस औरत का बेटा है? उसका सगा बेटा? जियांग यांग ने तुरंत सिर हिलाया। आप देख सकती हैं कि वो उसका सगा बेटा है। माँ और बेटा दोनों एक जैसे ही जहरीले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वानरू सोच में डूब गई। मैंने जियांग यांग और फिर वानरू की तरफ देखा। ऐसा लगता है कि जियांग परिवार और सोंग परिवार की दुश्मनी और गहरी हो गई है। जियांग परिवार के सुरक्षात्मक स्वभाव को देखते हुए वे सोंग परिवार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मुझे सोंग जियो या उसके परिवार से जरा भी हमदर्दी नहीं थी,
बस मुझे इस बात का डर था कि अगर हमने उन्हें कोने में धकेल दिया तो वे कुछ खतरनाक कदम उठा सकते हैं। मैं जियांग यांग और वानरू से इस बारे में बात करने ही वाला था कि तभी वानरू ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे पता है, ये मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर वो जाने लगी। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर मैंने उसे रोका। दीदी, आपको क्या पता है? आप प्लीज हद से आगे मत जाइएगा। वानरू ने मुझे बहुत प्यार भरी नजरों से देखा और मेरे सिर पर हाथ रखा। अचेन, चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमा पता है। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी मुझे डर था। मैं जानता हूं कि आपको अपनी सीमा पता है, पर मुझे डर है कि सॉन्ग परिवार हताशा में कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर वानरू का चेहरा और भी कोमल हो गया। अचेन की बात में दम है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चिंता मत करो। अपनी बात कहने के बाद मैंने शर्मिंदगी से उसकी बाह छोड़ दी। अच्छा है कि आप समझ गईं। वानरू ने एक बेबस मुस्कान दी। तुम्हारी बहन बेवकूफ नहीं है, चिंता मत करो। कुछ चीजें वानरू ने मुझे विस्तार से नहीं समझाईं। उसके पास अपने हाथ गंदे किए बिना इस मामले को सुलझाने के कई तरीके थे। दूसरी तरफ मम्मी को भी पापा ने संभाल लिया था। सच तो यह है कि मम्मी उतनी नाराज नहीं थीं। वो एक रईस खानदान की मम्मी एक रईस खानदान की बहू हैं। उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियां नहीं देखी होंगी। वो इतनी छोटी सी बात पर भला क्यों नाराज होती। डिनर के वक्त मैंने डाइनिंग टेबल पर मम्मी, पापा और दीदी के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा। उन्हें सामान्य देखकर मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। शाम को जब मैं स्टडी रूम में काम कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सेकंड बाद लुआन दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसे देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मैं खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़कर उसे गले लगा लिया। तुम यहां कैसे? लुआन ने भी मेरी कमर पर हाथ रखे और मुझे प्यार से देखा। मैंने सुना आज मॉल में तुम्हारा सामना किसी पुराने जानने वाले से हुआ। मैं ठिठका, फिर सिर हिलाया। मैं उस वक्त की नैनी और उसके बेटे से मिला। उसका बेटा सॉन्ग शाओ है। लुआन के चेहरे पर हैरानी का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये बात पहले से पता थी। तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई? लुआन ने सिर हिलाया। तुम्हारे यहां आने से पहले तुम्हारी बहन ने मुझे बता दिया था। मैं सन्न रह गया। दीदी तुमसे मिलने गई थी? तुम दोनों के बीच क्या बात हुई? लुआन धीरे से मुस्कुराई। बस कुछ बातों पर चर्चा हुई। तुम चिंता मत करो। सच कहूं तो मुझे जरा भी चैन नहीं मिला। एक पापा और एक जियांग वान आर्यू ही काफी थे। अब उनमें लुआन भी शामिल हो गई थी। मुझे लगा अब तो सॉन्ग परिवार का अंत निश्चित है। मैंने एक लंबी सांस ली। मैं जानता हूं मेरे कहने से कोई नहीं रुकेगा। फिर भी मैं वही कहूंगा, किसी को इतना मत दबाओ कि वो हताशा में कुछ खतरनाक कर बैठे। लुआन ने सिर हिलाया और अपना चेहरा ऊपर उठाकर मुझे चूमा। मुझे पता है। अगले दिन दोपहर में मैं लंच के लिए कंपनी की कैंटीन जाने वाला था कि तभी फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर मैंने फोन काट दिया, पर थोड़ी ही देर में उसी नंबर से फिर कॉल आई। मैंने दोबारा काट दिया, पर तीसरी बार कॉल आने पर मैंने माथा से कोड़ा। थोड़ा सोचा और फोन उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? जियांग चैन, मैं हूं सॉन्ग शाओ। क्या मिलना मुमकिन है? सॉन्ग शाओ की आवाज सुनकर मेरी भौहें और तन गईं। माफ करना, मुमकिन नहीं है। मैं फोन काटने ही वाला था कि उधर से उसकी शांत आवाज आई। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद कंपनी आ जाऊंगा। मैं कुछ सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, एड्रेस बताओ। मैं बाई कॉर्पोरेशन के पास वाले कैफे में हूं, तुम्हें पता होगा। ठीक है। मैंने फोन काटा और नीचे चला गया। मैं सीधे उस कैफे पहुंचा। दूर से ही मुझे खिड़की के पास एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। अंदर जाकर मैं सीधे उसके सामने बैठ गया। उस वक्त सॉन्ग शाओ बाहर की भीड़ को देख रहा था, या शायद बाई कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को घूर रहा था। वेटर आया। मैंने कॉफी की जगह सिर्फ एक गिलास पानी ऑर्डर किया। तुमने मिलने की जिद की, किस बारे में बात करनी है? मैंने सीधे मुद्दे की बात की। सॉन्ग शाओ ने अपनी नजरें खिड़की से हटाईं और मुझे देखा। अब जब तुम फिर से जियांग परिवार के छोटे मालिक बन गए हो तो तुम वाकई बदल गए हो। तुम्हारे कपड़ों का स्टाइल भी एक नए लेवल पर पहुंच गया है। मैंने बेबसी और चिड़चिड़ेपन से कहा, क्या तुम मुझे यहां सिर्फ ये बातें सुनाने के लिए लाए हो? उसने मेरे चेहरे को देखा और फिर अपनी हालत के बारे में सोचा। उसके दिल में ईर्ष्या और असंतुलन, इम्बैलेंस की भावना जाग उठी। जियांग चैन, मैंने कभी सोचा था कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। मैं उस गंदगी भरे परिवार से निकलकर एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ूंगा। मेरे पास नौकरी थी, मैं महत्वाकांक्षी था। मुझे लगा था मुझे कोई प्यार करने वाली लड़की मिलेगी, हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, पूरा परिवार खुश रहेगा। कितना अच्छा होता है ना? बोलते समय उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। मुझे लगा ये फिर कोई बेवकूफ़ी भरी बात करने वाला है, और वैसा ही हुआ। पर तुम्हारी वजह से मैंने बाई कॉर्पोरेशन की वो महंगी नौकरी खो दी। मुझे अपनी मौजूदा कंपनी में काम करना पड़ा। क्या तुम्हें पता है मुझे वहां क्या झेलना पड़ता है? क्या तुम्हें पता है कैसा लगता है जब तुम्हारा बॉस तुम्हें सीधे परेशान, हरास करता है और तुम कुछ नहीं कर पाते?
क्या तुम्हें पता है कि अपनी नौकरी बचाने के लिए उन बूढ़ी औरतों के साथ नाटक करना कितना घिनौना है? मैंने माथा सिकोड़ा। मुझे उस पर जरा भी हमदर्दी नहीं हुई। तुम्हारी आज जो हालत है, क्या वो वाकई मेरी गलती है? क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फंसाने की कोशिश करो? सॉन्ग शाओ, होश में आओ। तुम अपनी बर्बादी के लिए बस बहाना ढूंढ रहे हो। अगर तुम चाहते तो कोई दूसरी नौकरी ढूंढ सकते थे, पर तुमने समझौता करना चुना। मेरे कड़वे सच ने उसकी बची खुची गरिमा, डिग्निटी की धज्जियां उड़ा दी। उसके अंदर की सड़ांध और हकीकत सामने आ गई। उसके चेहरे पर शर्म और झेप साफ दिख रही थी। मैंने पानी की एक चुस्की ली। मैं पागल हूं जो लंच छोड़कर तुम्हारी बकवास सुनने यहां आया। सॉन्ग शाओ, कोई भी तुम्हारे कर्ज के नीचे पैदा नहीं हुआ है। जियांग चेन, तुम ही वो इंसान हो जो मेरे कर्जदार हो। तुम इस पूरी जिंदगी के लिए मेरे कर्जदार हो। अगर तुम्हारी वजह से मेरी मां जेल न गई होती तो मुझे उस घर में 20 साल तक अन्याय नहीं सहना पड़ता। मैं आज जो हूं वैसा नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से है। मेरी एक बात ने उसकी सबसे कमजोर रग को छेड़ दिया था। वह अचानक खड़ा हो गया और मेरे मुंह के सामने लगभग दहाड़ने लगा। मैं शांति से बैठा रहा। कैफे के दूसरे ग्राहक उनकी बातें सुनकर हमारी तरफ देखने लगे। सॉन्ग शाओ का चेहरा खूंखार लग रहा था। कैफे का एक कर्मचारी हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। सॉन्ग शाओ, चिल्लाने से तुम सही साबित नहीं हो जाते। तुम्हारी मां जेल क्यों गई थी? क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं यहां सबके सामने उसे विस्तार से बताऊं? मेरे इस एक वाक्य ने उसकी हेकड़ी आधी कर दी, पर वो फिर भी जिद पर अड़ा रहा। भले ही मेरी मां ने गलत किया, पर क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर तुम न होते तो मैं... धपाक! एक साफ आवाज। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने हाथ उठाया और उसे एक मुक्का जड़ दिया। क्या तुम बीमार हो? मैं खुद भी काफी बीमार हूं। खाली पेट यहां तुम्हारी बकवास सुनने आना वाकई मेरी गलती थी। लेकिन सॉन्ग शाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे अकेले में मिलने के लिए राजी हुआ हूं। हमारे बीच जो भी कहा जाना चाहिए था वो कहा जा चुका है। यहां मेरे साथ फालतू की बातें करके समय बर्बाद करने के बजाय तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। खैर, मैं खड़ा हुआ और मैंने उसे आखिरी बार देखा। एक आखिरी सलाह, तुम अब एक वयस्क हो, एक स्वतंत्र व्यक्ति हो। उस घर को तुम जब चाहो छोड़ सकते हो। सॉन्ग शाओ को दोबारा बोलने का मौका दिए बिना मैं सीधे कैफे से बाहर निकल गया। सॉन्ग शाओ का चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसने अपने सामने रखे कॉफी कप को देखा और फिर अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज इतनी डरावनी थी कि आसपास के ग्राहकों की उत्सुकता तुरंत खत्म हो गई। यहां तक कि वेटर भी, जो उसे बाहर तक छोड़ने आने वाला था, पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। सॉन्ग शाओ ने अपना फोन निकाला, कुछ देर कॉन्टैक्ट स्क्रॉल किए और आखिरकार एक नंबर डायल किया। कुछ घंटियां बजने के बाद किसी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई। हेलो, बॉस फैंग, क्या आपकी पिछली बार वाली बात अभी भी पक्की है? बॉस फेंग कुछ सेकंड के लिए खामोश रहीं, फिर अचानक उनकी आवाज बहुत खुशमिजाज हो गई। डार्लिंग, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया? फोन पकड़े सॉन्ग शाओ का हाथ थोड़ा कांप रहा था। काफी देर बाद उसने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक बॉस फेंग अपनी जुबान की पक्की है, मैं राजी हूं। बहुत अच्छे। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आज रात ही मिलते हैं, वही समय वही जगह। ठीक है। फोन काटने के बाद सॉन्ग शाओ ने अपने बाल और कपड़े ठीक किए और कैफे से निकल गया। उसी शाम एकदम टिपटॉप बनकर वो होटल के तय किए गए कमरे में पहुंचा। दरवाजे के सामने खड़े होकर वो थोड़ा हिचकिचाया, पर जैसे ही उसे दिन में कैफे में हुई बात याद आई, उसकी नजरें पक्की हो गईं। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से तुरंत किसी ने दरवाजा खोल दिया। उसने कमरे में मौजूद लोगों पर एक नजर डाली और बिना देर किए अंदर कदम रख दिया। कुछ घंटों बाद चेहरे पर संतुष्टि के भाव लिए कुछ औरतें कमरे से बाहर निकलीं और होटल से चली गईं। कमरे में सिर्फ सॉन्ग शाओ और बॉस फेंग बचे थे। दोनों अभी भी बिस्तर पर थे। बॉस फेंग पूरी तरह संतुष्ट दिख रही थीं और उनका एक हाथ लगातार सॉन्ग शाओ की बॉडी पर घूम रहा था। सॉन्ग शाओ ने अपने पेट में उठ रही घिन को दबाया और बोला, बॉस फेंग, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है, तो अब हमारी पिछली बात का क्या हुआ? बॉस फेंग के भारी चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। बहुत बढ़िया, वो प्रोजेक्ट तुम्हारा है। लेकिन एक बात पहले ही बता दूं, इस बार हम बाई कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। तुम मेरे लिए यह काम बिगाड़ नहीं सकते, वरना... सॉन्ग शाओ ने सिर हिलाया और झुककर बॉस फेंग के मोटे गालों को चूम लिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि काम पूरा होगा। बॉस फेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और उनका हाथ फिर से हरकत करने लगा। सॉन्ग शाओ की आंखों की गहराई में घृणा की एक झलक दिखी, पर उसके पास साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब तक बॉस फेंग होटल से निकली, काफी रात हो चुकी थी। सॉन्ग शाओ वहीं बिस्तर पर अकेला और उदास लेटा रहा। उसे अपने आसपास की हर चीज से घिन आ रही थी। जो अभी हुआ था वो उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था।
अचानक उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो वैसे ही बाथरूम की तरफ भागा और तब तक उल्टियां करता रहा जब तक कि उसका पेट खाली नहीं हो गया। वो थककर बाथरूम के फर्श पर गिर पड़ा। अपने पूरे शरीर पर बने निशानों को देखते हुए वो खड़ा हुआ और बाथटब की ओर बढ़ गया। कुछ दिनों बाद आज मैं ऑफिस थोड़ा जल्दी आ गया। आज हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग थी। मैं इस मीटिंग को लेकर बहुत गंभीर हूं। मैं कभी ऐसी जंग में नहीं उतरता जिसे मैं जीत न सकूं। आज की मीटिंग के लिए मैंने खुद हर चीज 2 बार चेक की। अगर कोई अनहोनी ना हुई तो मीटिंग बहुत स्मूथ चलेगी। मीटिंग सुबह 9 बजे तय थी, पर 9 बजे बज चुके थे और दूसरी तरफ का प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया था। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मुझे लगा शायद वे ट्रैफिक में फंसे होंगे। मैंने नीचे इंतजार कर रही नई सहकर्मी शाओ नई से कहा कि वो थोड़ी देर और इंतजार करे। हमने आधा घंटा इंतजार किया। जैसे ही वो लड़की चिढ़ने लगी तभी कंपनी के गेट पर कुछ लोग दिखे और सबसे आगे जो आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि सोंग शाओ था। शाओ नाई पहले कभी सोंग शाओ से नहीं मिली थी, इसलिए भले ही वो उनके लेट आने से नाराज थी, फिर भी उसने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑफिस तक ले आई। मैं और प्रोजेक्ट के बाकी साथी मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे। आधा घंटा हो गया है, अभी तक वे आए क्यों नहीं? क्या उन्हें वाकई काम करना है? एक महिला सहकर्मी ने नाराजगी जताई। बाकी सबके चेहरों पर भी गुस्सा साफ दिख रहा था, पर मैं शांत रहा। तभी मुझे शाओ नई का मैसेज मिला कि उसने मेहमानों को रिसीव कर लिया है। ठीक है, वे ऊपर आ रहे हैं। सब अपने इमोशंस पर काबू रखें। प्रोजेक्ट का सही से चलना सबसे जरूरी है। मीटिंग रूम के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। अगले ही पल दरवाजा खुला। शाओ नई पहले अंदर आई और उसके पीछे पार्टनर कंपनी के प्रतिनिधि आए। सोंग शाओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? जब उस महिला सहकर्मी ने उसे देखा जिसने अभी शिकायत की थी तो उसके चेहरे के भाव देखने लायक थे। हैरानी, उलझन और सन्न रह जाना। शाओ नाई हमें और उन्हें देखकर उलझ गई कि आखिर हुआ क्या है। जब मैंने सोंग शाओ को यहां देखा तो मैं भी थोड़ा हैरान हुआ, पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए। फिर मैं वापस अपने प्रोफेशनल अंदाज में आ गया। मैं खड़ा हुआ और मुस्कुराया। कृपया बैठिए। सोंग शाओ अपनी कंपनी के कुछ लोगों को लेकर बैठ गया। अपने सामने रखी मेहमानों वाली चाय को देखकर वो धीरे से हंसा और हाथ से उसे दूर धकेल दिया। सॉरी, मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। शाओ नई बहुत फुर्तीली थी। उसने तुरंत उसे बदलने की पेशकश की। बाई कॉरपोरेशन के लोगों के चेहरे थोड़े उतर गए। उन्हें ये नज़ारा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, शाओ नाई उसके लिए कॉफी लेकर आई, पर सोंग शाओ फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। फिर वो उसके लिए जूस लेकर आई, पर उसे वो भी पसंद नहीं आया। जब शाओ नई चौथी बार जाने वाली थी तब मैं धीरे से बोला, अब और बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है मिस्टर सोंग को कुछ भी पीना पसंद नहीं है, तो इसे यहीं छोड़ देते हैं। शाओ नई ने एहसानमंद नजरों से मुझे देखा और चुपचाप अपनी जगह खड़ी हो गई। सोंग शाओ का चेहरा फिर काला पड़ गया। उसने नाखुश लहजे में मुझसे कहा, क्या आप अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? मेरा चेहरा नहीं बदला। मेरी नज़र उन 3 कपों पर थी जो उसके सामने रखे थे। मिस्टर सोंग, अगर आपको प्यास लगी है तो इनमें से कोई एक चुन लीजिए। आप हमारी कंपनी के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं? शाओ नाई तुरंत मेरा इशारा समझ गई। वो चुपके से एक बार फिर बाहर गई और पेंट्री में जितने भी ड्रिंक्स थे उन सब की एक एक बॉटल या गिलास ले आई। उसने वे सब एक एक करके सोंग शाओ के सामने सजा दिए। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मिस्टर सोंग, कृपया जो चाहें चुन लें। हम सब ने अपने होंठ भींच लिए। अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। सोंग शाओ का चेहरा बहुत खराब लग रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। वो दरअसल हमें तंग करना चाहता था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं और शाओ नई इसे इतनी आसानी से सुलझा लेंगे। शाओ नाई मेरे पास वापस आई और मुझे आंख मारी। मैंने मन ही मन सोचा कि ये नई लड़की काफी चालाक है। मैंने गला साफ किया, चूंकि सब यहां हैं तो शुरू करते हैं। मिस्टर सोंग, आपको और आपकी टीम को कोई आपत्ति तो नहीं है? उसने दांत भींचते हुए कहा। कोई आपत्ति नहीं। दोनों तरफ के स्टाफ ने बारी बारी से प्रेजेंटेशन दी। शुरू में सब ठीक चला, पर फिर सोंग शाओ ने मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दिया। जब भी मेरा कोई सहकर्मी अपनी बात खत्म करता, वो अचानक बोल पड़ता कि उसे कुछ याद नहीं रहा और वो उसे दोबारा दोहराने की मांग करता। बेचारे सहकर्मी का गला सूख चुका था, पर उसे फिर से बोलना पड़ता। जब भी सोंग शाओ की कंपनी का कोई बंदा बोलता, वो कोई नुक्स नहीं निकालता, पर जैसे ही बाई कॉरपोरेशन की बारी आती, वो हर छोटी चीज में मीन मेख निकालने लगता। उसने मीटिंग के बीच में कई बार वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। पहले सिर्फ हमारे लोग नाखुश थे, पर बाद में उसके साथ आए लोग भी चिढ़ने लगे। उन्हें लगा कि वो अनप्रोफेशनल हो रहा है। भला कोई आधे घंटे तक वॉशरूम में क्या करता है? इस खींचतान की वजह से जो मीटिंग 2 घंटे में खत्म होनी थी, वो 3 घंटे खींच गई और फिर भी पूरी नहीं हुई। सॉरी, शायद मैंने कुछ गलत खा लिया था। इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं। मैंने सोंग शाओ को देखा,
एक ठंडी हंसी हंसी और अपनी फाइल बंद कर दी। मैं झटके से खड़ा हो गया। ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी हमारे साथ काम करने के लिए गंभीर नहीं है, जो उन्होंने हम जैसों के साथ बात करने के लिए इतने अनप्रोफेशनल इंसान को भेजा है। जब मैंने अनप्रोफेशनल शब्द कहा तो मैंने सीधे उसे देखा। उसका चेहरा बदल गया। उसे अंदाजा हो गया कि मैं क्या कहने वाला हूं। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कोलैबोरेशन यहीं कैंसिल किया जाता है। शाओनाई, मेहमानों को बाहर तक छोड़ाओ। इतना कहकर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाकी लोग भी सामान समेटकर मेरे पीछे हो लिए। सोंग शाओ के साथ आए लोग घबरा गए। आने से पहले उनकी सीईओ बॉस फेंग ने साफ कहा था कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो अंजाम बुरा होगा। अपनी नौकरी जाने के डर से उनका गुस्सा सोंग शाओ पर फूट पड़ा। सब ठीक चल रहा था तो उसने इतनी दिक्कतें क्यों पैदा की? सोंग शाओ बस हमें नीचा दिखाना चाहता था। प्रोजेक्ट बर्बाद करना उसका इरादा नहीं था। अगर उसकी वजह से ये डील टूटी तो वो अंजाम नहीं झेल पाएगा। जियांग चेन, हम कोलैबोरेशन कैंसिल नहीं करना चाहते। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर उपहास साफ था। मुझे आप में काम करने की कोई इच्छा नहीं दिख रही। हम काम करना चाहते हैं। अभी जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सच में मेरे पेट में दर्द था। जब उसने देखा कि मैं चुप हूं तो वो फिर बोला, तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो, मैनेजर नहीं। अगर डील कैंसिल हुई तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों ना हम दोनों एक कदम पीछे हटें? सच तो ये है कि मैं भी डील कैंसिल नहीं करना चाहता था। मैं बस उसे और मेरे सहकर्मियों को तंग करते हुए नहीं देख सकता था। मैं सिर्फ नाटक कर रहा था। पर जब उसने कहा कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मुझे हंसी आ गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, शाओ नई बोल पड़ी। हमारे भाई जियांग चेन सीईओ के मंगेतर हैं। क्या उन्हें जिम्मेदारी लेने से डर लगेगा? हमारी सीईओ बाई ने पहले ही कह दिया है, भाई जियांग चेन जितने चाहें उतने बड़े ऑर्डर्स के साथ खेल सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम हमें धमका सकते हो? शाओनाई वाकई उस नए बछड़े की तरह थी जिसे बाघ का डर नहीं था। उसके मन में पहले से ही सोंग शाओ के लिए खराब छवि थी